गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक मानव जनन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने 9 टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर चुका था। इसमें 10वां आपका लेक्चर है और 10वां टॉपिक भी है आपका। हर एक लेक्चर में हम लोग एक ही टॉपिक कवर करते हैं। इसके बाद जो है उसके आधारित हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके बाद उस क्वेश्चन आंसर को बनाने के लिए बोला जाता है। तो चलिए हम लोग आज का जो लेक्चर है ये मानव जनन चैप्टर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है आपका अधिवृषण। आज का टॉपिक है हमारा क्या? अधिवृषण, जिसे हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। टॉपिक है आपका अधिवृषण। इंग्लिश में इसे एपिडिडाइमिस बोला जाता है, अधिवृषण। कहता है ये लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका से बना होता है। अधिवृषण किससे बना होता है? तो यह 6 मीटर लंबी, पतली और अत्यधिक कुंडलित, पूरा कुंडलित हुआ नलिका से ये मिल करके बना होता है। जब आप अधिवृषण की संरचना को देखेंगे, या वृषण में जब हम दिखाए थे कि वहाँ किस प्रकार से वृषण के अंदर 250 पालिकाएं पाई जाती है, तो उसमें हम लोग ने देखा था कि किस प्रकार से वहाँ पे पतली पतली नलिकाएं अति कुंडलित होती है। अगला कहता है कि यह अति कुंडलित होकर, यानी और ज़्यादा कुंडलित होकर, लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी, चपटी और कौमा के आकार की संरचना बनाती है। यानी जैसे कौमा होता है ना, कौमे की शेप के ये आकार की हो जाती है, हल्का सा मुड़ा हुआ। तो याद रखिएगा कि अधिवृषण यह लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका से बना होता है। यह अति कुंडलित होकर के लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी, चपटी और कौमा के आकार की संरचना बनाती है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या कहा गया है। अगला है यह वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भागों से चिपकी रहती है। ये जो अधिवृषण है, वृषण के अग्र भाग यानी कि अगला भाग ऊपर वाला, पश्च भाग यानी निचला पीछे वाला, और भीतरी भाग, ये तीनों सतह से क्या होता है? चिपकी हुई रहती है। इसे 3 स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। अगर अधिवृषण की बात की जाए तो इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। तो कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिवृषण कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो 3 भागों से। 3 भागों में से सबसे पहला भाग जो है वो है आपका क्या? कैपट एपिडिडाइमिस। इसको इंग्लिश में भी कैपट एपिडिडाइमिस ही बोला जाता है, या इसको ग्लोबस मेजर भी बोल सकते हैं। ग्लोबस मेजर या फिर कैपेट एपिडिडाइमस, जो शीर्ष अथवा प्रारंभिक भाग को बनाता है, यानी एपिडिडाइमस के शीर्ष भाग को बनाता है। हम लोग फिगर पर जरा सा चलते हैं। देखिए ये है आपका अधिवृषण। तो अधिवृषण में ये वाला जो भाग होता है, ये वाला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेड ऑफ एपिडिडाइमस। तो यही वाले भाग का निर्माण करने वाला जो ये वाला भाग जो है वृषण का, ये वाला भाग ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग ऊपर वाला शीर्ष वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है? कैपट डिडाइमस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपट डिडाइमस। शीर्ष वाले भाग को, जो शीर्ष अथवा प्रारंभिक भाग बनाती है। अगला जो है दूसरा वो है आपका कॉडा एपिडिडाइमिस। कॉडा एपिडिडाइमस इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम नाम है इसका, या इसको ग्लोबस माइनर बोलते हैं, जो दूरस्थ अथवा पुच्छ भाग बनाती है। पुच्छ मतलब टेल ऑफ एपिडिडाइमस बनाती है। यह कॉडा एपिडिडाइमिस जो है ये अधिवृषण का कौन सा भाग बनाता है? पिछला भाग। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भाग जो है, देखिए टेल ऑफ एपिडिडाइमस, ये वाला यहाँ का जो भाग है
यही है आपका क्या, टेल ऑफ एपिडिडाइमस। ठीक, अगला जो लास्ट भाग है आपका तीसरा भाग, ध्यान दीजिएगा, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, जो मध्य भाग अथवा काय बनाती है, यानी अधिवृषण की पूरे बॉडी को बनाने वाली है। तो ये फिगर में अगर देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, ये वाला भाग है। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस है। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये हेड ऑफ एपिडिडाइमस है। और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये वाला भाग, अलग कलर से हम दर्शा दे रहे हैं, ये वाला टेल ऑफ एपिडिडाइमस। फिर ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला, ये हेड ऑफ एपिडिडाइमस है। और ये ब्लैक वाला जो है ये भाग, सॉरी, ये ब्लैक वाला जो भाग है ये है आपका क्या, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस। तो तीन भाग हमने पढ़ा। पहला, एपिडिडाइमस का पहला भाग है क्या, हेड ऑफ एपिडिडाइमस। दूसरा भाग है टेल ऑफ एपिडिडाइमस, ये और ये वाला भाग। और तीसरा जो है ये पूरा इसका बॉडी है। तो हमको आशा है कि यहाँ तक आप लोग फिगर में समझ गए होंगे कि अधिवृषण का तीन भाग होता है। पहला भाग जो है हेड ऑफ एपिडिडाइमस, दूसरा भाग टेल ऑफ एपिडिडाइमस, और तीसरा जो है वो है आपका बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस। चलिए, हमको यही तीन भाग को यहाँ पे देखना था संरचना में। आगे देखिए क्या कहता है कि अधिवृषण स्खलन से पूर्व शुक्राणुओं का संग्रह करती है। यानी अधिवृषण का कार्य क्या है कि जब स्खलन होने लगती है, जब वीर्य जो स्खलित होती है, जैसे शुक्राणु बनते हैं अधिवृषण में, ये वृषण में स्पर्म बनते हैं, तो बनने के बाद वो अधिवृषण में जाते हैं और स्खलन से पहले वहाँ जा कर के क्या होता है, शुक्राणुओं का संग्रह होता है, स्टोर होता है उसका। इसके बाद क्या कहता है कि उसके परिपक्वन हेतु पोषण स्रावित करता है, और अधिवृषण शुक्राणुओं के लिए पोषण स्रावित करता है। शुक्राणुओं के लिए क्या स्रावित करता है, पोषण, उसकी परिपक्वता हो सके, वो परिपक्व हो, इसके लिए पोषण स्रावित करता है। तथा क्रमाकुंचन गति के द्वारा स्खलन के समय शुक्राणुओं को बाहर धकेलता है। यानी जो हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा जो हमारा स्पर्म है वो जो बाहर निकलता है, तो यहाँ पे एक गति होती है, कौन सी, क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही जब स्खलन की समय आती है, जब वीर्य स्खलित होने का समय आता है, तो वीर्य स्खलित होने के समय क्रमाकुंचन गति से शुक्राणुओं को शरीर से बाहर भेजा जाता है, धकेला जाता है, ये प्रेशर उत्पन्न करता है। तो देखिए, अधिवृषण स्खलन से पूर्व क्या करता है, शुक्राणुओं का संग्रह करता है। ठीक, पूछा जाएगा अधिवृषण का कार्य क्या है, तो अधिवृषण स्खलन के पहले शुक्राणुओं को संग्रह करता है और उसके परिपक्वन के लिए उसे पोषण भी प्रदान करता है, उसे पोषण भी प्रदान करता है। इसके बाद क्रमाकुंचन गति से इसे स्खलन के समय क्या करता है, शुक्राणुओं को शरीर से बाहर धकेला जाता है। तो इतना बात था इसमें। अब लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, अधिवृषण के कार्य। क्या है अधिवृषण के कार्य, फंक्शंस ऑफ एपिडिडाइमस। अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करती है। यानी कहता है कि अधिवृषण जो है ये शुक्राणु के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करती है, यानी शुक्राणुओं को प्रमुख रूप से क्या करती है, संग्रह करने का काम करती है। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ पे होता है, तो शुक्राणुओं का परिपक्वन अधिवृषण में होता है। और शुक्राणु सक्रियता प्राप्त करती है, और सक्रियता यानी एक्टिव फॉर्म में जो शुक्राणु आते हैं वो अधिवृषण में ही आते हैं। तो एक बार हम लोग पुनः इस सारे बातों को रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आज के होमवर्क के बारे में देखेंगे। पहला है कि एपिडिडाइमस, तो यह लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका से बना होता है।
यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी, चपटी और कोमा के आकार की संरचना बनाती है। यानी यह 6 मीटर लंबी होती है, पतली होती है, और जब अधिक कुंडलित हो जाती है तो ये और अधिक कुंडलित होकर के 6 मीटर लंबी नली 4 सेंटीमीटर लंबी, चपटी और कोमा के आकार में बनती है। अगला है नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह वृषण के अग्रभाग, भीतरी भाग और पश्च भाग से चिपकी हुई रहती है। इस आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो 3 भागों में इसे कौन कौन सा भाग में बांटा गया है? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहला है कैपेट एपिडिडाइमस, दूसरा जिसे हेड ऑफ एपिडिडाइमस कहते हैं, दूसरा है कॉडा एपिडिडाइमस जिसको कि टेल ऑफ एपिडिडाइमस कहते हैं, तीसरा है आपका कॉर्पस एपिडिडाइमस जिसको कि बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस कहते हैं। तो फिगर में भी हमने सारी बात बता दिए थे। ये हेड ऑफ एपिडिडाइमस हो गया, ये बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस हो गया, ये टेल ऑफ एपिडिडाइमस, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अगला है नेक्स्ट कि अधिवृषण अस्खलन से पूर्व क्या करता है? शुक्राणु को संग्रह करता है, इसका परिपक्वन हेतु पोषण प्रदान करता है और कर्माकुंचन गति के द्वारा अस्खलन के समय शुक्राणुओं को बाहर धकेल देता है। अगला लास्ट है इसका फंक्शंस क्या है? तो फंक्शन में है कि अधिवृषण का कार्य, अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करती है, यानी शुक्राणुओं को भंडारण करती है और शुक्राणुओं का परिपक्वन करती है, शुक्राणुओं का संग्रह करती है, परिपक्वन करती है और इसे सक्रियता प्रदान करती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। होमवर्क के रूप में मात्र 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर लेक्चर आप लोग ध्यान से सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे तो निश्चित है कि ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अधिवृषण किसे कहते हैं? तो अधिवृषण किसे कहते हैं? तो ये आपका सबसे शुरू में लिखा हुआ है कि यह लगभग 6 मीटर लंबी, पतली, अत्यधिक कुंडलित नलिका से बना होता है और यह अति कुंडलित होकर 4 सेंटीमीटर लंबी, चपटी और कोमा के आकार की संरचना बनाती है। अगला क्वेश्चन है आपका जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिवृषण कितने भागों से मिलकर बना होता है, उसके नाम लिखें। तो अधिवृषण 3 भागों से मिलकर के बना होता है, एक हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, दूसरा टेल ऑफ एपिडिडाइमिस और तीसरा बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक। अगला तीसरा जो क्वेश्चन है लास्ट, अधिवृषण के कार्य को लिखें। तो अधिवृषण का कार्य है शुक्राणु को संग्रह करना, दूसरा शुक्राणु को परिपक्वन करना और शुक्राणु को सक्रियता प्रदान करना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं जो इससे आगे की टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।